गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हमारे जो कार्य और ऊर्जा लेसन चला हुआ है, वर्क एंड एनर्जी साइंस, हमारे 9th क्लास और लेसन नंबर 11 अभ्यास और पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर करेंगे। बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं ये भी। हमारे पेपर जब होता है, एग्ज़ाम होते हैं, तो यहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर सेट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा पाठ्य पुस्तक और अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न सूचीबद्ध क्रियाकलापों को ध्यान से देखिए और अपने कार्य की व्याख्या के आधार पर तर्क दीजिए कि इनमें कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए, हमने जो है कार्य की परिभाषा क्या की थी। वर्क क्या था हमारे पास, कार्य फोर्स गुणा डिस्टेंस था। इस फार्मूले को आप याद रखेंगे जब भी कार्य की बात आती है। मतलब जब हम कार्य करते हैं तो फोर्स और डिस्टेंस यानी कि विस्थापन, दूरी, दोनों का होना जरूरी है। जब तक फोर्स नहीं होगा तब भी कार्य जीरो रहेगा, और दूरी नहीं होगी, विस्थापन नहीं होगा, तो भी कार्य जीरो रहेगा। अब हम चलते हैं प्रश्न पर। इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए, सभी प्रश्नों का उत्तर यहीं से आएगा हमारा। जैसे नंबर 1, सुमा एक तालाब में तैर रही है, तो इसमें कार्य हुआ है या नहीं हुआ। अब फार्मूला क्या था, फोर्स गुणा डिस्टेंस। जब हम किसी तालाब में एक पानी में तैरते हैं तो फोर्स तो हमारा लगता ही है, मतलब ये तो हो गया। अब ये तैर रही है तो डिस्टेंस भी कवर कर रही है, दूरी भी कवर कर रही है, इसलिए कार्य हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे, सुमा के तालाब में तैरने पर कार्य हो रहा है क्योंकि वह बल की दिशा में विस्थापित हो रही है। जिस दिशा में बल लगा रही है उसी दिशा में वो जा रही है। एक गधे ने अपनी पीठ पर बोझा उठा रखा है। W बराबर फोर्स गुणा डिस्टेंस, फोर्स गुणा दूरी, बल गुणा दूरी। अब भी फोर्स तो उसने लगा दिया, बोझा उठाया है, चलो मान लेते हैं, बल उसने लगाया है, लेकिन दूरी तो नहीं तय कर रहा ना, एक ही स्थान पर खड़ा है, इसलिए विस्थापन नहीं हो रहा, दूरी नहीं हो रही, इसलिए कार्य नहीं हो रहा है। तो क्या आंसर आएगा, नहीं रहेगा। अब सी में देखिए, एक पवन चक्की कुएं से पानी उठा रही है, तो यहाँ पे कार्य हो रहा है क्योंकि विस्थापन हो रहा है, बल भी लग रहा है, विस्थापन भी हो रहा है, तो कार्य हो रहा है। एक हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, नहीं, कार्य नहीं होगा क्योंकि ना तो फोर्स लग रहा है ना दूरी विस्थापन हो रहा है, तो कार्य नहीं होगा। अगला देखिए, एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, तो कार्य हो रहा है क्योंकि विस्थापन जब होगा तो कार्य होगा। अनाज के दाने सूर्य के धूप में सूख रहे हैं, तो कार्य नहीं होगा क्योंकि दूरी नहीं है। एक पालनाव पवन ऊर्जा के कारण गतिशील है, तो कार्य हो रहा है, कार्य हो रहा है क्योंकि गतिशील है, वो चल रही है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े ध्यान से। एक पिंड का मतलब आकाशीय कोई चीज है, कोई पत्थर का टुकड़ा लगा लो या कोई उल्का पिंड, इस तरह से कोई पिंड है कोई भी, को धरती से किसी कोण पर फेंका जाता है। कोई वस्तु है, कोई भी पत्थर का टुकड़ा हो सकता है। यह एक वक्र पाथ पर चलता है, वक्र का मतलब इस तरह से, और वापिस धरती पर आ गिरता है। पिंड के पथ के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर एक क्षैतिज रेखा पर स्थित है। पिंड पर गुरुत्व बल द्वारा कितना कार्य किया गया। देखिए, पिंड पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कुल शून्य माना जाएगा क्योंकि पिंड का विस्थापन शून्य है, क्योंकि पिंड का विस्थापन शून्य है, क्योंकि इसने दिया पिंड के पथ के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु एक क्षैतिज रेखा पर स्थित हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, पिंड पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य शून्य माना जाएगा क्योंकि पिंड का विस्थापन क्या है, शून्य है हमारे पास। क्लियर है पॉइंट। यानी कि आंसर में क्या रहेगा, जब पिंड ऊपर गिर गया तो गुरुत्व बल द्वारा एक खास मात्रा में कार्य हुआ,
जब पिंड पृथ्वी पर वापस आया तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य उसी मात्रा में हुआ, लेकिन ऋणात्मक हुआ, नेगेटिव हो गया, इसलिए कुल कार्य शून्य है। यहाँ पिंड पर जो अंतिम और लास्ट की ऊंचाई थी उनके बीच का अंतर शून्य आ जाता है, यानी कि विस्थापन शून्य हो गया। ए को ऐसे ही फेंक दिया, हमें वक्त सीधा फेंक दिया ना, तो इसलिए कार्य भी क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। यहाँ से गया फिर वापस आ गया तो वहीं वो आ गया, तो वो कार्य शून्य माना जाता है। इसलिए कोई भी वस्तु जब एक सर्कुलर पाथ में पूरा चक्कर काट लेती है तो उनका कार्य भी जीरो होता है। एक बैटरी बल्ब जलाती है, इस प्रक्रम में होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों का विवरण दीजिए। बिल्कुल आसान, देखिए कोई बैटरी जलती है, आपने घर में सेल देखा होगा, तो सेल लगाते हैं बैटरी में और वो जलती है, तो इस प्रक्रम में जो ऊर्जा का परिवर्तन होगा वो किस तरह होगा। देखिए सबसे पहले तो क्या होगा, बैटरी में हमने इलेक्ट्रिसिटी दी है, ये बैटरी है, तो पहले हमने उसमें कौन सी एनर्जी दी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी उससे। तो पहली ऊर्जा तो क्या होगी, विद्युत ऊर्जा होगी। फिर उसने क्या किया, रोशनी दी, लाइट बोलते हैं जिसको, उसने क्या दी, लाइट, यानी कि रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनेगी। सेल में रासायनिक ऊर्जा से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या बनी, प्रकाश ऊर्जा बन जाएगी। यानी कि जब बल्ब जो है, बल्ब है यहाँ पे, जब बल्ब जलता है तो विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश तथा उसमें ऊर्जा में हो जाता है। तो तीन तरह की ऊर्जा हमारे पास बन सामने आई। एक तो विद्युत ऊर्जा बनेगी, किससे, रासायनिक ऊर्जा से, और रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनेगी। विद्युत ऊर्जा से क्या होगा, विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश ऊर्जा में होगा, और उसमें होगा प्रकाश होगा तो ऊष्मा भी पैदा होगी। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। 20 किलोग्राम यानी कि मास है, 20 किलोग्राम, ठीक है ना, 20 किलोग्राम क्या है, मास है, द्रव्यमान है उसका। इसके वेग को 5 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड में बदल देता है। मतलब आरंभिक वेग कितना है, 5 मीटर प्रति सेकंड, और बदला किसमें, अंत लास्ट में कितना हो गया, 2 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि एक u बन गया हमारा, एक v बन गया। तो हमारे पास 3 पॉइंट हो गए, आरंभिक वेग, अंतिम वेग और द्रव्यमान। तो फिर क्या कहता है, ये बल द्वारा किए गए कार्य को परिकलित कीजिए। कार्य का फार्मूला यदि आपको याद हो तो W बराबर होता है फोर्स गुना डिस्टेंस, लेकिन हमें डिस्टेंस नहीं पता। W क्या होता है, फोर्स गुना में डिस्टेंस, ये फार्मूला होता है। तो हमें डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, फोर्स निकालना पड़ेगा, पहले ये दो चीज़ें निकलेंगी, तब जाकर हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास u और v दिया गया है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप जो है, जो गति के समीकरण, हमारे गति का समीकरण, 1 न्यूटन के गति के समीकरण, 1 2 3 3 समीकरण, वहीं से डिस्टेंस भी निकलेगी और फोर्स भी निकल सकता है। किस तरह से निकालेंगे, देखिए ध्यान से, देखिए वर्ग क्या होता है हमारे पास, फोर्स गुना डिस्टेंस, फोर्स गुना डिस्टेंस, या ऐसे लगते हैं। अब इससे बनेगा फार्मूला कैसे, देखिए अभी देखते हैं ध्यान से। तो वर्ग की बात कर रहे थे ना, फोर्स गुना डिस्टेंस, ऐसे लेते हैं। तो फोर्स का मतलब क्या हो गया, ma, नोट कर लीजिए ध्यान से, फोर्स क्या हो गया, ma, मास गुना एक्सेलरेशन, या शॉर्टकट में लिखना चाहिए ma बन जाएगा ये, ठीक है ना, मास द्रव्यमान गुना, ये फोर्स की डेफिनेशन है। और s क्या आता है हमारे पास, जो गति का तीसरा समीकरण, वो क्या कहते हैं, v² माइनस u² बटे 2as होता है, आपको याद हो, बटे में 2as होता है, ठीक है ना, v² माइनस u² बटे 2a रह जाए, क्योंकि हमें लेना s है ना, तो यहाँ से a कट कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर 2a आ जाएगा, s हमारा साइड में आ जाएगा, क्योंकि ये s बनेगा, ये क्या बनता है, s, ये होता है हमारे पास s। तो यहाँ पे जो वैल्यू पुट की, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया, m इंटू v² माइनस u² बटे 2a बचेगा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, m कितना है हमारे पास, 20, और v² 2 का स्क्वायर, u² 5 का स्क्वायर बटे 2। तो मैथमेटिकली जब इसको हम सिंपल करते हैं, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, तो माइनस करने से हमारे पास कितना गया, माइनस 210 जूल आया, माइनस 210 जूल बनता है उत्तर। तो नेगेटिव वर्क बन जाता है हमारे पास, यानी कि किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड मेज पर
ए बिंदु पर रखा जाता है, इसे बिंदु बी तक ले जाया जाता है। देखिए 10 किलोग्राम का कोई ये इस तरह से ए बिंदु पर रखा गया है और इसे बिंदु बी तक ले जाया गया, इस तरह से इसको बी तक ले गया, ठीक है ना। यदि ए तथा बी को मिलाने वाली रेखा क्षैतिज है तो पिंड पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कुल कार्य कितना होगा? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। अब ये कहते हैं एक क्षैतिज रेखा है, क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है पिंड पर गुरुत्व बल द्वारा, तो किस तरह से हम इस कार्य को निकालेंगे? देखिए वस्तु जब बात करते हैं, वस्तु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए गुरुत्व बल द्वारा पिंड पर शून्य कार्य हो रहा है। इसको मैथमेटिकली यदि आप निकालना चाहिए, कैसे निकालेंगे? देखिए m कितना है हमारे पास? 10, ठीक है ना। और g कितना होता है हमारे पास? 10 होता है, या 9.8 होता है। और हाइट कितनी होगी? हाइट तो है ही नहीं, 0 है, क्योंकि ये क्षैतिज रेखा है। अब W क्या होता है हमारे पास? mgh, ऊंचाई की जब बात करते हैं तो यहाँ पे h 0 हो गया तो सारा क्या हो गया? 0 हो गया। अतः गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य शून्य है, क्योंकि विस्थापन क्षैतिज है। विस्थापन क्या है? क्षैतिज होता है, इसलिए इसको हम 0 मानकर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, मुक्त रूप से गिरते, मुक्त का मतलब फ्री, जिसपे कोई फोर्स नहीं लग रहा, उसको मुक्त बोलते हैं। एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है, क्या यह ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन करती है? कारण बताइए। अब ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है भी ऊर्जा को न हम बना सकते हैं न मिटा सकते हैं, बल्कि ऊर्जा का रूप बदल सकते हैं, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अब क्या ये इस तरह ऊर्जा संरक्षण को चुनौती तो नहीं दे रहा? देखिए जब कोई भी पिंड जो है ऊपर से फ्रीली गिरता है, मुक्त रूप से गिरता है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कम होगी, लेकिन इसके साथ साथ ही पिंड की गतिज ऊर्जा भी बढ़ रही है। अभी एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी बढ़ भी रही है ना। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि बिंदु की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो टोटल है वो बराबर रहेगा, मतलब अचर रहेगा, नहीं बदलेगा। इसलिए ऊर्जा संरक्षण का उल्लंघन नहीं होता, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का नियम यही कहता है कि टोटल एनर्जी क्या है? सेम रहती है, बदलती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन से ऊर्जा रूपांतरण करते हैं? तो सीधा सी बात है, हमारे अंदर कौन सी ऊर्जा आती है? पेशीय। पेशीय ऊर्जा का रूपांतरण साइकिल क्या करता है? चल देता है, तो उससे गतिज ऊर्जा बन गई। इनके पेशीय ऊर्जा से कौन सी ऊर्जा बन गई? गतिज ऊर्जा बन गई। क्वेश्चन नंबर 8, जब आप अपनी सारी शक्ति लगाकर एक बड़ी चट्टान को धकेलना चाहते हैं और इसे हिलाने में असफल हो जाते हैं, तो क्या इस अवस्था में ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है? और आपके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा कहाँ चली जाती है? 2 पॉइंट ये पूछ रहा है। नंबर 1, क्या इस अवस्था में ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है? देखिए जब हम अपनी सारी शक्ति लगाकर एक बड़ी चट्टान को धकेलना चाहते हैं तो हिलाने में असमर्थ हो जाते हैं, तो कार्य तो नहीं हुआ ना, कार्य तो नहीं होगा क्योंकि विस्थापन नहीं हुआ। लेकिन इस अवस्था में ऊर्जा का स्थानांतरण घर्षण के विरुद्ध भी नष्ट हो जाता है। इस कारण किया गया कार्य क्या माना जाएगा? शून्य माना जाएगा, क्योंकि सारी की सारी ऊर्जा कहाँ चलेगी? घर्षण के विरुद्ध चलेगी, उसी में नष्ट होगी। जितना हम फोर्स लगा रहे थे चट्टान के सामने वो कम पड़ जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, किसी घर में 1 महीने की ऊर्जा 250 यूनिट खर्च हुई है 1 महीने। ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घर में भी काम आता है। किसी घर में 1 महीने में कुल ऊर्जा की 250 यूनिट खर्च हुई, यह ऊर्जा में कितनी होगी? अब इसको ऊर्जा में बदलेंगे, मतलब जूल में कन्वर्ट करना है, यूनिट को जूल में करना है। तो सीधी सी बात, 1 यूनिट का मतलब 1 किलोवाट होता है, और वो किसके बराबर होता है? 3 गुणा 10 की शक्ति 6। 3 गुणा 10 की शक्ति 6। तो यूनिट कितनी है हमारी? 250। यूनिट कितनी है? 250, ये वैसे लिखा हुआ है। तो यूनिट कितनी है हमारी? 250। तो 250 को 3 गुणा 10 की शक्ति 6 से गुणा कर दो। 3 गुणा 10 की शक्ति 6 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास इसको गुणा करेंगे 750 गुणा में 10 की शक्ति 6, याद देगा 750 गुणा 10 की शक्ति 6, या 7.5 10 की शक्ति 8 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 40 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड धरती से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। स्थितिज ऊर्जा कितनी है? पिंड में मुक्त रूप से गिरने दिया जाए तो पिंड ठीक आधे रास्ते पर है, उस समय इसकी गतिज ऊर्जा की परिकलन कीजिए। बिल्कुल आसान।
40 किलोग्राम, यानी कि ये तो m हो गया हमारे पास, द्रव्यमान हो गया, तो ये m होगा, ये क्या है m है। और ऊंचाई h कितनी है 5, ये ऊंचाई है हमारे पास, h कितनी है 5, ठीक है। और गुरुत्वाकर्षण आपको पता है g दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, ठीक है ना। और निकालना है क्या हमें, पिंड की स्थितिज ऊर्जा, पिंड की स्थितिज ऊर्जा। तो ऊर्जा क्या होती है हमारी mgh, स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या है mgh, क्लियर है ना भाई। m कितना है 40, g कितना है 10 और h कितना है 5, तो तीनों को कर दो 40 गुणा 5 गुणा 10, यानी कि हमारे पास टोटल कितनी आ जाएगी 2000 जूल। इस तरह से आप कर सकते हैं। द्रव्यमान 40 दिया गया है, ऊंचाई 5 दी गई है, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है हमारे पास mgh, m है g है और h है, ठीक है ना। तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा 1960 आ जाएगा, ठीक है। जी के यहाँ पे आप 9.8 किसका है 10 भी ले सकते हैं, अगर 10 लेंगे तो टोटल हमारे पास आ जाएगी 2000, तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा था आधे रास्ते की, जब बात करते हैं तो आधे रास्ते में आधी दूरी तय होती है, यानी कि 2.5। सीधी सी बात, जब ऊर्जा निकालनी है तो इसको 2 से भाग दे दो तो वो आधे रास्ते की हो जाएगी। तो 2 से जब इसको भाग देंगे तो 2 में 18 और 1 बच गया, 2 8 16 और 0, 980 जूल आ जाएगी जब वो आधे रास्ते में पिंड की गतिज ऊर्जा आ जाएगी, क्योंकि दोनों सेम रहेगी ना, इसलिए गतिज ऊर्जा इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आधे रास्ते में स्थितिज ऊर्जा 980 जूल है। तो प्रश्न संख्या 11 चलते हैं। पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए किसी उपग्रह पर गुरुत्व बल द्वारा कितना कार्य किया जाएगा। देखिए भाई, कोई भी वस्तु पृथ्वी के चारों ओर घूमती है या किसी भी पिंड के चारों ओर घूमती है, तो इस वस्तु का विस्थापन, इस पर लगाया गया बल एक दूसरे के लंबवत होता है, तब किया गया कार्य शुरू शून्य रहेगा। कारण क्या है, जब किसी पिंड पर बल की जो लगता है, किसी उपग्रह पर लगता है, तो कार्य शून्य माना जाएगा, क्योंकि विस्थापन 0 हो गया, वो दूरी नहीं तय कर रहा। मान लो यहाँ से घूम के यहाँ पे वापस आ गया ना, यहाँ से चला फिर यहीं वापस आ गया, तो दूरी तो है ही नहीं ना, दूरी का जो अंतर है वो कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो जब तक अंतर नहीं रहेगा तो 0 मानेंगे उसको कार्य। क्वेश्चन नंबर 12, क्या किसी पिंड पर लगने वाले किसी भी बल की अनुपस्थिति में इसका विस्थापन हो सकता है। सोचिए, इस प्रश्न के बारे में अपने मित्र अध्यापकों से विचार विमर्श कीजिए। देखिए, इसमें सिंपल सी एक बात बनती है हमारी, किसी भी पिंड पर बल की अनुपस्थिति में विस्थापन नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम फोर्स ही नहीं लगाएंगे, बल ही नहीं लगाएंगे, तो वो वस्तु अपनी जगह से कैसे हिलेगी। तो जब तक बल नहीं होगा तो विस्थापन नहीं होगा, क्योंकि विस्थापन हमेशा असंतुलित बल के कारण होता है। असंतुलित का मतलब, देखिए ये बॉडी है, इस पर इधर से भी फोर्स लग गया, इधर से, दोनों साइड से समान फोर्स लगेगा तो ये एक जगह पे हो जाएगी, नहीं डिगेगी ना, तो फिर कार्य 0 हो जाएगा। उसके लिए क्या होगा भी, बल असंतुलित होने चाहिए। जैसे हम पंजा लड़ाते हैं, अगर दोनों बच्चे जो हैं पंजा लड़ाते वक्त दोनों में फोर्स बराबर है तो पंजा अटक जाएगा, तो काम नहीं हो रहा ना। लेकिन यदि एक बल ज़्यादा लगाएगा तो पंजा हार जाएगा, तो उसमें कार्य हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन हुआ है। तो जब कोई वस्तु एक समान गति से चलती है तो उस पर कोई भारी बल नहीं लगता, लेकिन गति के कारण वस्तु का विस्थापन होता रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, कोई मनुष्य भूसे के एक गट्ठर को अपने सिर पर 30 मिनट रखता है, ठीक है ना, कितने मिनट रखता है 30 मिनट, तो और थक जाता है, हार गया, क्या उसने कुछ काम किया है, नहीं किया भाई। क्यों, साइंस कहती है भी दूरी होनी चाहिए, विस्थापन होना चाहिए, बल इसने लगाया 30 मिनट रखा, थक गया तो कोई बात नहीं, लेकिन दूरी यानी कि विस्थापन जिसको हम लेके चलते हैं वो 0 हो रहा है, तो जब तक वो अपनी जगह से नहीं डिगेगा तो कार्य नहीं हुआ। ये फिजिक्स बोलती है, हमारी साइंस बोलती है। क्वेश्चन नंबर 14, एक विद्युत हीटर की घोषित शक्ति जो है 1500 वाट है, 10 घंटे में कितनी ऊर्जा उपयोग करेगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से नोट कर लीजिए। पावर शक्ति कितनी है 1500 वाट दी गई है, टाइम 10 घंटे दिया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब, इसको सेकंड में चेंज करो, पहले घंटे को 10 गुणा 60 गुणा 60, ये ध्यान रखेंगे, सेकंड में चेंज करके चलेंगे हमेशा। अब पावर का फार्मूला, ई एनर्जी, शक्ति का फार्मूला होता है पावर गुणा टी, पी गुणा टी, पावर गुणा टी। तो पावर कितनी है 1500, टाइम कितना है 10 गुणा 3600, तो कितना आ जाएगा, ये इसको हम ले लेंगे
जूल में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि जूल तो बन ही गया हमारे पास, राउंड ऑफ ले लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 5.4 गुणा 10 की शक्ति 6 जूल आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये है हमारे पास आंसर। किलोवाट में बदलना चाहिए तो आप इसको किलोवाट में भी बदल सकते हैं। क्लियर है, 1500 गुणा में 10 गुणा में 3600। ठीक है, और यदि आप सीधा किलोवाट में करना चाहें तो किलोवाट में भी हो सकता है, 1500 कर दो साथ में। ठीक है, सीधा गुणा में आप 10 ले लो तो ये 15,000 जूल आ जाएगा। ये तो अगर आप ऐसे डायरेक्ट करना चाहिए तो इस तरह भी हम इसको कर सकते हैं। जब हम किसी सरल लोलक को गोलक को एक ओर लेकर जाकर छोड़ते हैं, दोलन करने लगेगा। तो देखिए सरल लोलक क्या होता है, जैसे मान लो आप रस्सी पर कोई पत्थर बांध दीजिए और उसको इधर उधर हिलाइए इस तरह से। जैसे मान लो ये पत्थर बंधा है एक रस्सी पर, इसको हमने इधर लेके छोड़ दिया तो वो ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, जैसे झूला होता है ना, तो वो एक तरह से सिंपल दोलक हो जाता है। तो वो इस तरह से इधर उधर गति करता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दोलन करने लग जाता है। इसमें होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों की चर्चा करते हुए ऊर्जा संरक्षण के नियम को स्पष्ट कीजिए। गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में आ जाता है, ऐसा क्यों होता है, आता है, इसकी ऊर्जा का क्या होता है और यह ऊर्जा संरक्षण का नियम का उल्लंघन है क्या। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये हमारे पास दिया गया है सरल लोलक, झूले की तरह काम कर रहा है। गोलक हो चाहे पेंडुलम बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, को जब हम उसकी मध्य स्थिति से एक और बाईं ओर कुछ दूर तक, मतलब ये इसकी मध्य स्थिति होगी, इसको हम यहाँ तक ले गए उठाकर। ठीक है ना, तो हमारे द्वारा किया गया कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पे इकट्ठा हो गया जो हमने किया है। जब इस पेंडुलम को छोड़ा जाता है तो बाएं से दाएं मध्य सारी की सारी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल गई। यहाँ से छोड़ दिया हमने तो ये यहाँ से ऐसे रोटेट करना शुरू हो गया, घूमना शुरू कर देगा ना, तो जितनी इसकी गतिज ऊर्जा थी वो किस में बदल गई, स्थितिज ऊर्जा में बदल गई। फिर वापिस आएगा स्थितिज ऊर्जा, यहाँ पर जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि यहाँ पे जाके रुकना है उसने, झूला देखोगे ना आपने कितनी ऊंची जाएगा, एक बार तो रुकेगा तो वो स्थितिज ऊर्जा बन गई, फिर वापस आएगा तो गतिज ऊर्जा बन जाएगी, फिर इस तरह से। यानी कि हो क्या रहा है, कभी स्थितिज ऊर्जा बन रही है, कभी गतिज ऊर्जा बन रही है। अब ये कई बार रुक जाता है क्योंकि घर्षण लगता है वायु का, जब घर्षण लगेगा तो बॉडी रुकती है, घर्षण लगेगा तो बॉडी रुकती है, घर्षण विपरीत दिशा में लगता है, तो ये ऊर्जा संरक्षण का उल्लंघन नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं। ठीक है, उत्तर में आप ये नोट कर सकते हैं, ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ऊर्जा का रूपांतरण होता है, लेकिन ऊर्जा को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं न इसका विनाश कर सकते हैं। जब किसी भी पेंडुलम को हम हिलाते हैं अपनी मध्य स्थिति से तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में बार बार परिवर्तन हो जाता है, और जब ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई पर वो पहुँचता है तो स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी और गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी। मध्य स्थिति में गोलों की स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाती है और गतिज ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है। हर स्थिति में गोलक की यांत्रिक ऊर्जा अचर रहती है, बराबर रहती है, इसलिए ऊर्जा संरक्षण का जो नियम लगा रहे हैं वो फेल नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, एक m द्रव्यमान का एक पिंड एक नियत वेग से v दिया है, गतिशील है, पिंड पर कितना कार्य करना चाहिए कि यह विराम अवस्था में आ जाए। देखिए किसी भी बॉडी को विराम अवस्था में लाना है तो गतिज ऊर्जा जितनी होगी उतना ही उसको काम करना होगा। ठीक है ना, पिंड को विराम अवस्था लाने के लिए उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर लेकिन गतिज की विपरीत दिशा में कार्य करना होगा, यानी कि नेगेटिव वर्क करना होगा। भी मान लो कोई भी जैसे हम पंजा लड़ाते हैं ना तो विपरीत दिशा में एक दूसरे के बल लगाते हैं तो बात वही यहाँ पर आकर खड़ी हो जाती है। यानी कि गतिज ऊर्जा हमारी क्या होती है 1/2 mv की 2। इस पिंड पर किया जाने वाला कार्य क्या होना चाहिए, इसका उल्टा होना चाहिए, ये प्लस है तो ये माइनस होना चाहिए, तभी जाकर वो खत्म होगी, तभी जाकर वो रुक सकती है। क्वेश्चन नंबर 17, 1500 किलोग्राम द्रव्यमान की कार जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से चले, रोकने के लिए कितना कार्य हमें करना होगा। देखिए कार का द्रव्यमान m कितना है 1500 किलोग्राम और वेग v कितना दिया गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड में इसके चेंज करेंगे तो 60 गुणा 1000 बटे 3600 करेंगे, किलोमीटर है ना, 60 गुणा में 1000 करेंगे तो ये किस में आ गया मीटर में आ गया, और बटे में 3600 कर देंगे क्योंकि एक घंटे में 3600 सेकंड होती है। ठीक है ना, इसको काटेंगे तो 50/3 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो कार को विराम अवस्था में लाने के लिए उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर लेकिन
गति की विपरीत दिशा में कार्य करना होगा, यानी कि नेगेटिव वर्क करना होगा, जैसे कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा है। इतना ही हमें वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क निकालते हैं, पर हमारा क्या होता है वर्क। तो पहले हम इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दिया, 50/3। 60 को जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा कर दो। तो एनर्जी क्या आएगी हमारे पास, 1/2 mv की दो होता है फार्मूला। 1/2 m कितना है, 1500 है। v हमने ये निकाल लिया 50/3, तो गुणा करने से हमारे पास कितना गया, ठीक है ना, ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। तो इसलिए कार पर किया जाने वाला कार्य कितना होगा, इसका नेगेटिव ले लेंगे, जो आएगा उसका नेगेटिव। ये प्लस में है तो ये इसका नेगेटिव हम लेकर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से प्रत्येक स्थिति में m द्रव्यमान के एक पिंड पर एक बल लग रहा है, विस्थापन की दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं, तो एक लंबे तीर के द्वारा दिखाया गया है। चित्र को जो आप ध्यान से देखिए। तो इसमें बोलता है भी जो किया गया कार्य धनात्मक है, ऋणात्मक है या शून्य है, ये किस तरह से आप बताएंगे। देखिए पहले चित्र में की बात करें, एक जगह पे है तो कार्य क्या रहेगा, शून्य रहेगा। दूसरे चित्र में कार्य धनात्मक है क्योंकि जा रहा है, इस तरह से जा रहा है। और तीसरे में देखें तो कार्य ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये उल्टे दिशा में है हमारे पास। सोनी कहते हैं कि किसी एक वस्तु का त्वरण शून्य हो सकता है चाहे उस पर कोई बल कार्य कर रहा हो। क्या आप उसकी बात से सहमत हैं? क्या कहती है सोनी? लेकिन हाँ, हम सहमत हैं उससे। कारण क्या है, हम सोनी की बात से सहमत है क्योंकि जब किसी वस्तु पर कोई संतुलित बल लगा दे तो कुल प्रभाव 0 हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। परंतु कभी शून्य, लेकिन ma=0, लेकिन परंतु कभी शून्य नहीं होता, इसलिए त्वरण शून्य हो सकता है, फोर्स शून्य नहीं होगा। फोर्स तो हमने लगाया है ना, वो शून्य नहीं होगा, लेकिन त्वरण शून्य हो सकता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 4 युक्तियां दी गई है हमारे पास, प्रत्येक की शक्ति कितनी है, 500 वाट, 10 घंटे उपयोग में लाई जाती है। इनके द्वारा जो ऊर्जा होगी किलोवाट में निकालेगी, बिल्कुल आसान है। दिया है हमारे पास पावर 500 वाट और टाइम 10 घंटे। चारों युक्तों का 4 से गुना हो जाएगा टोटल, 4 गुना 500 गुना 10, तो यानी कि 20,000 किलोवाट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना, 20,000 किलोवाट आ जाएगा, वाट आवर। मुक्त रूप से गिरती हुई एक कोई भी वस्तु है, पहुंचने पर रुकेगी, इसकी गति ऊर्जा क्या होगा। कोई बॉडी है ऊपर से आ रही है तो पृथ्वी पर आएगी तो रुकेगी ना, तो गति ऊर्जा क्या होगी, जो इसकी स्थिति गति ऊर्जा थी वो स्थिति ऊर्जा में बदल गई। क्या हुआ उसको, जो गति चल रही थी वो कहाँ पर आ गई, उसकी स्थिति ऊर्जा में आ गई। नेक्स्ट करते हैं हम, अब जो हमारे टेक्सचुअल क्वेश्चन होते हैं उसको करेंगे। किसी वस्तु पर 7 न्यूटन बल लग रहा है, मान लीजिए बल की दिशा में विस्थापन 8 मीटर है। कितना, 8 मीटर। मान लीजिए वस्तु के विस्थापन के समय लगातार वस्तु पर बल लग रहा है, इस स्थिति में कार्य क्या होगा। कार्य का फार्मूला भी बल गुणा विस्थापन, यानी कि फोर्स गुणा डिस्टेंस, F गुणा S, वही फार्मूला है, ठीक है ना, ये फार्मूला हो जाएगा। तो हमारे पास दिया क्या क्या है, 7 न्यूटन, 7 गुणा 8 हो जाएगा सीधा 56 न्यूटन मीटर या 56 जूल। न्यूटन मीटर को हम जूल भी बोलते हैं, न्यूटन मीटर को जूल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया है। तो कार्य देखिए वही अभी हमने फार्मूला था हमारे पास, क्या था फार्मूला, कार्य क्या है, बल गुणा विस्थापन। बल और विस्थापन जब दोनों होंगे तो कार्य होगा, नहीं तो कार्य नहीं होगा। बल होगा तो भी कार्य होगा, विस्थापन होगा तो भी कार्य होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, बस सीधी सी बात है हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए। तीसरा, जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल इसके विस्थापन की दिशा में हो तो किए गए कार्य का व्यंजक लीजिए। फार्मूला ही है बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन, बिल्कुल। 1 जूल कार्य को परिभाषित कीजिए, बिल्कुल आसान है। जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने से उस वस्तु में 1 मीटर विस्थापन होता है तो 1 कार्य होता है, यानी कि 1 जूल आ जाएगा। किसके बराबर आएगा, 1 जूल। वैसे भी 1 जूल किसके बराबर होता है, न्यूटन मीटर। 1 जूल क्या होता है, 1 जूल की परिभाषा क्या है, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। यहाँ से ये याद रखिए, 1 जूल किसके बराबर है, 1 न्यूटन मीटर। 5 बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर 140 न्यूटन बल लगाती है,
खेत जोता गया 15 मीटर लंबा, खेत की लंबाई जोतने में कितना काम है? बिल्कुल देखिए काम निकालना कितना आसान है। क्या होता है? वर्ग बल गुणा विस्थापन। बल कितना है? 140, विस्थापन कितना है? 15 मीटर, तो 140 गुणा 15 बिल्कुल सीधा। क्वेश्चन नंबर 6, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है? सिंपल, किसी वस्तु में उपस्थित ऊर्जा जो उसकी गति के कारण होती है उसको उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में जो गति के कारण, ये मीन है, किसी वस्तु में ऊर्जा जो उसकी गति के कारण होती है गतिज ऊर्जा कहलाती है। फार्मूला क्या है? 1/2 mv की 2 मास गुणा में वेलोसिटी। व्यंजक क्या है इसका? वही व्यंजक का मतलब फार्मूला क्या है इसका? तो क्या फार्मूला है? 1/2 mv की 2, ये फार्मूला है इसका गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु पर 7 न्यूटन बल लग रहा है। मान लीजिए कि बल की दिशा में विस्थापन 8 मीटर है। मान लीजिए वस्तु के विस्थापन के समय लगातार वस्तु पर बल लग रहा है। इस स्थिति में किया गया कार्य वही हमारे पास कितना आएगा? 7 न्यूटन। फार्मूला दोबारा से वही 56 मीटर जूल। ठीक है। प्रश्न संख्या 2, हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया है? हम कब कहेंगे कि कार्य किया गया है? जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वस्तु बल लगाने की दिशा में विस्थापित होती है तो हम कहते हैं कार्य हुआ है। जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल के इसके विस्थापन की दिशा में तो किए गए कार्य के व्यंजक लिखिए। व्यंजक हमारे ये कार्य क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन याद रखेंगे, बिल्कुल सिंपल है। 1 जूल की वही डेफिनेशन हमारे पास। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 सीधा। बैलों की एक जोड़ी खेत जोते समय किसी दोबारा वही क्वेश्चन, 140 न्यूटन बल लगाती है तो खेत 15 मीटर लंबा है, तो खेत की लंबाई वही 140 गुणा 15 हो जाएगा। सिंपल पॉइंट। गतिज ऊर्जा 7वां क्वेश्चन वही है हमारे पास। ठीक है। और अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक कितना देगा? वही 1/2 mv की 2। ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखिए पहले ध्यान से। ये क्वेश्चन क्या करता है? इस क्वेश्चन क्या है? 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से किसी गति, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, इसमें नहीं लिखा हुआ। 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील किसी m द्रव्यमान किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। ठीक है ना। यदि इसके वेग को 2 गुणा कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? और यदि इसके वेग को 3 गुणा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? देखिए 5 मीटर प्रति सेकंड, क्वेश्चन ध्यान समझिए। आप जो है इस क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है बुक से देख सकते हो। जब वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या है? 1/2 mv की 2। ऊर्जा कितनी दी गई है? 25, 1/2 mv की 2 फार्मूला लग गया। तो यहाँ से हमारे पास m आ गया 2 किलोग्राम, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 किलोग्राम। जब वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से हो तो गतिज ऊर्जा, तो गुणा में 10 आ जाएगा हमारे पास, तो 100 जूल आ जाएगी। जब वेग 15 मीटर प्रति सेकंड हो तो 15 का स्क्वायर आ जाएगा, 225 जूल आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति क्या है? कार्य करने की दर या ऊर्जा के रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। यदि कोई अभिकर्ता एजेंट t समय में कार्य करता तो P बराबर क्या होता है? W/T। यानी कि शक्ति क्या होती है? कार्य बटे में समय। शक्ति का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? कार्य बटे में समय। याद रखें, कार्य बटे में समय। वाट शक्ति को परिभाषित कीजिए। शक्ति का मात्रक है वाट। क्या है? शक्ति का मात्रक है। कोई एजेंट 1 सेकंड में 1 जूल काम करे तो उसकी शक्ति 1 वाट होगी। यानी कि 1 वाट क्या होता है? 1 जूल बटे में 1 सेकंड। 1 जूल बटे में 1 सेकंड। 1 जूल बटे में 1 सेकंड। एक लैंप 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकंड में व्यय करता है तो इसकी शक्ति का फार्मूला वही W/T। तो W कितना है? 1000। टाइम कितना है? 10 सेकंड। काट के कितना आएगा? 10W। अब आए हमारे पास औसत शक्ति को परिभाषित कीजिए।
हो सकता है कि कोई वस्तु अलग अलग समयांतराल में अलग अलग मात्रा में कार्य कर सकती है। ऐसी स्थिति में विभिन्न समयांतरालों में किए गए कार्य की औसत दर को औसत शक्ति कहते हैं। सीधा फार्मूला, औसत शक्ति तो कुल ऊर्जा का उपयोग बटे में लिया गया कुल समय। औसत का मतलब जो फार्मूला था मैथ का भी चलेगा, कुल उपयोग हुई ऊर्जा और कुल समय दोनों को अनुपात में लिख दें तो औसत शक्ति कहते हैं। यानी कि औसत शक्ति क्या है, कुल ऊर्जा बटे में कुल समय। औसत शक्ति क्या होती है हमारे पास, कुल ऊर्जा औसत शक्ति, यानी कि फार्मूला हमारे पास औसत शक्ति क्या है, कुल ऊर्जा, कुल एनर्जी बटे में कुल टाइम, टोटल टाइम। तो ये होता है हमारे पास औसत का फार्मूला। तो चलिए नेक्स्ट हमारा जो ये चैप्टर था पाठ्य पुस्तक और अभ्यास के प्रश्न में कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम जो आपके लिए MCQ क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद।